हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 पेपर कोड 346 डीएस के पार्ट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कराया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने केमिस्ट्री के भी अनसोल्ड पेपर कराए हुए हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखते हैं हम आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हम अनसोल्ड पेपर में देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के का पार्ट को, यानी कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए, जो कि आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम करने वाले खा पार्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए और प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए और प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम बांट दिया जाए। तो ये भी डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछ लिया गया था। आगे देखिए, आगे है ग पार्ट। तो प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश के विवर्तन तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आज की वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं अनसोल्ड पेपर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करा रही हूँ, यानी कि आपको इतना डीपली करा रही है कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। और देखिए फ्रेंड्स, इस सेट में तो 3 मार्क्स का पूछा गया था और वैसे और सेट्स में 5-5 मार्क्स का भी पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का पार्ट। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का पार्ट है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है। या आप इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है और निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में और कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। अब आगे देखिए, आगे सिद्धांत। अब हम यहाँ पर सिद्धांत लिखते हैं। तो ट्रांसफार्मर अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिश धारा के साथ नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, और देखिए एमसीक्यू में डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अनुन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। तो सिद्धांत में हमने क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये प्रतिवर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिश धारा के साथ नहीं। अब बात आती है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि हमें समझानी है। तो देखिए, ये हमारा डायग्राम, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हमारा डायग्राम। अब देखिए डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है। डायग्राम में देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये आपको कुंडली दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये 2 कुंडली है, यानी कि ये तांबे के तार की है। दोनों कुंडलियां एक ही होती है। ये यहाँ पर देखिए, ये तो है प्राथमिक कुंडली और ये है हमारी द्वितीयक कुंडली। और देखिए प्राथमिक कुंडली को पी से दर्शाते हैं, यानी कि प्राइमरी। प्राथमिक कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, पी से दर्शा रहे हैं, यानी कि प्राइमरी। और द्वितीय कुंडली को हम एस से दर्शाते हैं, यानी कि सेकेंडरी। जो पहली कुंडली है वो एसी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है, ये एसी से जुड़ी होती है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ी हुई है। और इसमें 2 आपस में, यानी कि पास पास में 2 कुंडलियां रखी गई हैं। जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होती है, इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। क्या प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस प्राथमिक कुंडली के जो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अनुन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को अनुन्य प्रेरण बोलते हैं। देखिए हमने इसमें क्या समझा है, हमने इसमें समझा कि इसमें 2 कुंडलियां होती है,
यानी कि तांबे के तार से बनी हुई क्या होती है, 2 कुंडलियां होती है। और क्या समझा हमने, और यहाँ पर इनके नाम है, इसको नाम है प्राथमिक कुंडली और इसका नाम है द्वितीय कुंडली, और इसको हम P से दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं हम S से। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। P फॉर प्राइमरी और S फॉर सेकेंडरी, और द्वितीय कुंडली को S से दर्शाते हैं यानी कि सेकेंडरी। और जो पहली कुंडली है वो किससे जुड़ी है, वो AC से जुड़ी है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ी होती है। और इसमें दो आपस में यानी कि पास पास में 2 कुंडलियां रखी गई हैं। तो जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, और तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसे ही हम अनुनय प्रेरण की घटना कहते हैं। अब आगे देखिए, अब हम उच्चाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखते हैं कि कार्यविधि। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है, क्योंकि देखिए आप लिखा है उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। क्या बदलता है, यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। इसमें द्वितीय कुंडली के में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यानी कि जो NS बड़ा है NP से, तो वो लो वोल्टेज से क्या जाएगा, हाई वोल्टेज की तरफ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, और दूसरा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए और प्लेटों के बीच परावर्तित तो माध्यम भर दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। और ये डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछ लिया गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कि जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो देखिए यहां पर देखिए हम मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। हम मान लेते हैं इसमें क्या है, इसमें 2 प्लेट है। क्या है, इसमें 2 प्लेट है और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है D। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो यानी कि 2D। हम इसको मान लेते हैं 2D। और हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा C = ε0 A/D। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है C = ε0 A/D। यानी कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी कि हमें यहाँ पर D चाहिए। तो हम क्या करेंगे, C व्युत्क्रमानुपाती है D की, क्योंकि हमें यही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्लेट की धारिता C पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें C और D चाहिए, इसलिए हमने क्या लिया, इसलिए हमने लिया C व्युत्क्रमानुपाती है D की। तो देखिए पहली धारिता हम मान लेते हैं, पहली धारिता को हम मान लेते हैं C1। तो C1 बराबर क्या है, 1/D। और देखिए दूसरी धारिता हम इसलिए मानेंगे क्योंकि ये बोला गया है प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी कि C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा 1/2D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भाग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम C1/C2 कर देंगे, यानी कि C1 क्या है, C1 है 1/D और C2 क्या है 1/2D। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा C1/C2 = 2D × 1/1 D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा C1/C2 = 2D/D। तो इस D से ये D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा C1/C2 = 2/1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर C2 निकालना है, क्योंकि तभी दूरी क्या करी गई थी, हमने यहाँ पर हमने दोगुनी कर दी गई थी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, C2। तो इस C1 के साथ 1 चला जाएगा तो क्या आएगा, ये C1 ही आएगा। तो C1 = 2C2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है C2। तो C2 = क्यों हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2 C1। तो देखिए यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर धारिता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है यानी प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर
यानी प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर धारिता आधी हो जाती है। धारिता क्या हो जाती है? धारिता आधी हो जाती है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर धारिता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, जो कि था प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? आधा कर दिया जाए। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र यहां पर क्या है? सूत्र है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्या है? ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? पहले हम अपने इसमें देखते हैं क्वेश्चन में प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, यानी कि हमें क्या चाहिए? A चाहिए। तो हमें यानी कि एप्सिलॉन नॉट और D नहीं चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C अनुक्रमानुपाती है A की। हमें चाहिए ये। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर धारिता क्षेत्रफल की क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो अगर कोई भी चीज अनुक्रमानुपाती होती है तो इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो धारिता भी बढ़ेगी, अगर क्षेत्रफल घट रहा है तो धारिता भी बढ़ेगी। क्या इसका मतलब? अगर कोई भी चीज अनुक्रमानुपाती होती है तो इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो धारिता भी बढ़ेगी, अगर क्षेत्रफल घट रहा है यानी कि अगर हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो क्या होगा? धारिता भी बढ़ जाएगी। अगर हमारा क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, आधी रह जाएगा, क्या होगा? तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने पर धारिता भी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने पर धारिता भी हमारी आधी हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पार्ट है प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए। अगर हम प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है? सूत्र है हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है K। क्या आता है फ्रेंड्स? यहाँ पर आ जाता है K। तो यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर K। तो हम क्या करेंगे? C अनुक्रमानुपाती है K के। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है, अगर इसका परावैद्युतांक बढ़ जाएगा तो इसमें धारिता भी क्या हो जाती है? धारिता भी बढ़ जाएगी। तो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है तो धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है तो धारिता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? धारिता। तो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता बढ़ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है? तो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित, संचरित का मतलब क्या होता है? चलते हुए। कि यहाँ पे देखिए जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित यानी कि चलते हुए। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? अध्यारोपित का मतलब होता है आपस में मिलती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर हमारी एक ऐसी लाइन है और हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी एक लाइन ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई बिंदु है O। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई बिंदु O है। यहाँ पर एक आवर्ती वाली तरंग ऐसे आ रही है, देखिए यहाँ पर एक आवर्ती वाली तरंग क्या आ रही है? इस प्रकार आ रही है, ठीक है। एक आवर्ती वाली तरंग क्या हो रही है? इस प्रकार आ रही है। और देखिए दूसरी आवर्ती वाली तरंग क्या हो रही है? दूसरी आवर्ती वाली तरंग भी इस प्रकार ही आएगी। दूसरी आवर्ती वाली तरंग क्या हो रही है? इस प्रकार आ रही है। यानी कि क्या हो रहा है इसमें? ये एक दिशा में आ रही है। यहाँ पर लिखा है ना, जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो एक ही दिशा में क्या हो रही है? चलकर आ रही है, ठीक है। और चलकर आ रही है तो एक दूसरे को क्या कर रही है? अध्यारोपित कर रही है, यानी कि ओवरलैप कर रही है।
यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, आपस में मिल रही है। और टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम है टी समय। टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम है यहाँ पर टी समय। यहाँ पर हमारा टाइम है टी समय। और ये क्या, कैसी आवर्ती है, ये हमारी समान आवर्ती। कैसी आवर्ती है फ्रेंड्स, ये हमारी समान आवर्ती। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण में क्या है, जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती वाली तरंगे एक ही दिशा में संचित होते हुए अध्यारोपित होती है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक लाइन खींची है, इसके बाद हमने ये एक सीधी लाइन खींची है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती वाली तरंगे, एक आवर्ती वाली तरंग ये है और एक आवर्ती वाली तरंग ये है, एक ही दिशा समान आवर्ती वाली तरंग है और एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि अध्यारोपित हो रही है, तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखते हैं आगे प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए, अब बात आती है प्रकाश का विवर्तन। तो देखते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश की तरंगे किसी छोटे छिद्र यानी कि अवरोधक से होकर गुजरती है तो सरल रेखा में न चलकर किनारों पर मुड़ने लगती है, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर से देखिए प्रकाश के विवर्तन में क्या हो रहा है, जब प्रकाश की तरंगे किसी छोटे छिद्र यानी कि अवरोधक से होकर गुजरती है तो सरल रेखा में न चलकर किनारों पर मुड़ने लगती है, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपने एक बल्ब लिया है, यानी कि आपने क्या किया, आपने एक प्रकाश स्रोत ले लिया। ये मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा एक बल्ब है। ठीक है, ये हमारा एक बल्ब आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये हमारा एक बल्ब है। ठीक है, ये है प्रकाश स्रोत। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने एक दीवार ली है और इस दीवार में क्या कर रखा है, दीवार में आपने छोटा सा छेद कर रखा है। ये मान लीजिए ये आपने दीवार ले ली। ठीक है, अब इस दीवार के पास ही क्या है, एक पर्दा लगा हुआ है। ये क्या है, ये हमारा पर्दा है। ठीक है, एक पर्दा लगा हुआ है। जैसे बल्ब में से प्रकाश दीवार पर जा रहा है, इस बल्ब में से क्या जाएगा, इस बल्ब में से क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्रकाश जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस बल्ब में से क्या हो रहा है, इस बल्ब में से प्रकाश जा रहा है। और प्रकाश जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसे छिद्र के से टकरा कर क्या हो जाएगा, पर्दे की तरफ चला जाएगा। क्या चला जाएगा, पर्दे की तरफ चला जाएगा। तो इस पर्दे की तरफ जाएगा तो ये पर्दे की तरफ सीधे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये प्रकाश क्या हो जाएगा, दीवारों से टकराकर क्या हो जाएगा, ये और दूसरी तरफ भी जाने लगेगा, यानी कि अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो यही इसमें बोला गया है कि क्या है, कि जब प्रकाश की तरंगे किसी छोटे छिद्र अवरोधक से होकर गुजरती है तो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में नहीं जा रहा है। सीधी रेखा में जाता तो यहाँ पे आता, डायरेक्टली यहाँ पे आता, तो सीधी रेखा में न चलकर किनारों पर क्या होता है, मुड़ने लगता है। ये किनारे है, इस पर मुड़ने लगा है, तो इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं, इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन बोल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो देखिए व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या क्या है। पहली है, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। फर्स्ट क्या है, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। सेकंड था, दोनों तरंगों की आवर्तियां या तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवर्तियां या तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। थर्ड था, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। फोर्थ है, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। और फिफ्थ है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पर व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों में क्या था कि दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और दोनों तरंगों की आवर्तियां तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। और दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। और दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ख और ग पार्ट किया है। और फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल डीपी से समझा है, यानी कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे क्वेश्चंस अगर आपने वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।